हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा है, इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो हम इससे पढ़ेंगे। ये जो आपको सामने दिख रही है ना, ये बुक है, मैंने इसको लिखा है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक है। इस बुक में से भी मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा और इस बुक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आइए अभी हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर आज का 4 है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने आपको इशू ऑफ शेयर्स एट पार की जर्नल एंट्रीज करना सिखाया था, जिसके अंदर हमने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी की जर्नल एंट्री करना सीखा था। वैसे आज के लेक्चर में मैं चाहता था कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम की ओर ले जाऊं, यानी कि जब शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू करते हैं तो उनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। बट लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने बोला था अगर आपको टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में जानना है तो बता देना। तो कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, तो मैं क्या कर रहा हूं, आज के लेक्चर के अंदर हम दो चीजें अच्छे से समझते हैं। एक तो टाइप्स ऑफ शेयर्स और एक क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है और प्रैक्टिकली भी ये दोनों चीजें हमारे काम आती हैं। सबसे फर्स्ट हम समझते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो हम बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं। अब कॉमर्स वालों का बचपन आपको पता है क्या होता है, क्लास 11th के अंदर कि दो टाइप के शेयर्स होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर्स। अच्छा, इन चीज़ों को मैं आपको बुक से भी पढ़ा दूंगा, है ना, जो मेरी बुक है मैंने लिखी है। तो एक तो होते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं प्रीफरेंस शेयर्स। अब इनका नाम ही देखो ना, प्रीफरेंस, इनको प्रीफरेंस होती है। अच्छा, कुछ चीज़ों में प्रीफरेंस होती है और बाकी सारी चीज़ों में प्रीफरेंस नहीं भी होती है। तो इन दोनों के बीच में मैं आपको डिफरेंसेस बता देता हूं, उससे आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट डिफरेंस जो है इसमें, इन दोनों में देखते हैं। देखो, ये जो शेयर होल्डर होते हैं ना, इक्विटी शेयर्स। अच्छा, जो बंदे इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं उनको हम इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं, और जिन लोगों के पास प्रेफरेंस शेयर होता है वो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं ना, उनको मैं बोलता हूँ भैया ये कंपनी के रियल ओनर हैं, वास्तविक स्वामी है, ये कंपनी के रियल ओनर नहीं होते। अच्छा सर, ऐसा क्यों? आइए नेक्स्ट पॉइंट्स के अंदर समझते हैं। ये रियल ओनर नहीं होते। अच्छा, ये रियल ओनर होते हैं और ये क्यों नहीं होते हैं? तो देखिए, ये जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, जिनके पास इक्विटी शेयर होता है ना, हाँ, वो कंपनी के एजीएम के अंदर, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग या जनरल मीटिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग्स के अंदर, कंपनी की जितनी भी मीटिंग्स होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना, उनके पास में बहुत पावरफुल एक चीज होती है और वो होता है वोटिंग राइट। यानी कि ये कंपनी की मीटिंग्स में जाके इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली वोट कर सकते हैं। कंपनी को जो भी डिसीजन लेना होता है ना, उसके लिए वोट करवाती है, किसका? शेयर होल्डर का। तो वहां पर इनके पास वोट राइट होता है। तो अगर आपके पास इक्विटी शेयर है तो आप वोट दे सकते हो, और अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है तो आपके पास में भैया वोटिंग राइट नहीं होता है। ओके जी, ठीक। और क्या है? और देखो, नेक्स्ट पॉइंट आता है भैया डिविडेंड का। डिविडेंड क्या होता है सर? देखो, वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि कंपनी के प्रॉफिट में मिलने वाला हिस्सा। देखो, ये शेयर होल्डर्स होते हैं ना, ये कैपिटल लगाते हैं कंपनी के अंदर, तो इनको इनके बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। तो जिस भी शेयर होल्डर को प्रॉफिट में जो हिस्सा मिल रहा है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, इनको डिविडेंड जो मिलता है ना, वो फ्लक्चुएटिंग मिलता है। अच्छा, ये फ्लक्चुएटिंग क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग का मतलब डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती है। अगर कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इनको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, और अगर कंपनी को प्रॉफिट कम होगा तो इनको डिविडेंड कम मिलेगा। अगर कंपनी को लॉस होगा तो इनको डिविडेंड नहीं भी मिलेगा। बट जो हमारे प्यारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, जिनके पास प्रेफरेंस शेयर होता है, इनको डिविडेंड मिलता है फिक्स रेट से। जी हाँ, बिल्कुल फिक्स्ड रेट। इनकी रेट कैसी होती है? फ्लक्चुएटिंग रेट से मिलता है। प्रॉफिट होगा तो ज्यादा मिलेगा डिविडेंड, प्रॉफिट कम होगा तो कम मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन इनका क्या है? फिक्स रेट। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो, लॉस हो, कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो, इनकी रेट जो है इनके शेयर्स के आगे लिखी होती है। 10%, 8% या 9%, जो भी रेट लिखी हुई है उसी रेट से इनको क्या मिल जाता है? डिविडेंड मिल जाता है। आया समझ में? ओके। अब देखिए सर, आपने तो ओनली ड्रॉबैक बता दिए प्रेफरेंस शेयर्स के, इनकी आपने कोई
प्रेफरेंसेस तो बता ही नहीं, वैसे इनका नाम है प्रेफरेंस, इनको प्रेफरेंस मिलती है। अच्छा, किस चीज में प्रेफरेंस मिलती है, आइए मैं समझाता हूं आपको पॉइंट नंबर 5 के अंदर। एक तो इनको प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड पेमेंट की। इनको जो डिविडेंड मिलता है ना, इनको डिविडेंड रिसीव्ड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, समझ में आ गया। इनको जो डिविडेंड मिलता है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है। भले कम मिलेगा, जो फिक्स रेट है उतना ही मिलेगा, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा। फिर जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। और इनको क्या होगा, डिविडेंड रिसीव्ड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाएगा, फिर उसके बाद इनको मिलेगा। बात वही है कि पहले प्रेफरेंस इनकी है, भले फिक्स रेट से मिलेगा, लेकिन पहले इनको मिलेगा डिविडेंड, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। जो बचा हुआ है वो सब इनका। अच्छा, कंपनी का जब वाइंडिंग अप होता है या लिक्विडेशन होता है, अब वाइंडिंग अप क्या होता है सब, भाई कंपनी कभी बंद हो रही है, कंपनी का समापन हो रहा है, कंपनी खत्म हो रही है, अपनी एसेट सारी बेच देगी, लायबिलिटी का पेमेंट करेगी, तो सबसे पहले किनको पेमेंट करेगी, इनको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इनकी कैपिटल का सबसे पेमेंट पहले होगा। फिर अगर पैसा बच गया तो इक्विटी को मिलेगा, ज्यादा बच गया तो भी इक्विटी का, कम बच गया तो भी इक्विटी का। तो यानी कि रिफंड ऑफ कैपिटल जो है ना, या रिडम्पशन ऑफ कैपिटल है इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। तो मैं यहां लिख देता हूं, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप कैपिटल रिसीव्ड बिफोर ESH, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर। और इनको इन केस ऑफ वाइंडिंग अप कैपिटल रिसीव्ड आफ्टर PSH, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद में इनको कैपिटल का पेमेंट होगा। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको इनमें क्या बताया है, डिफरेंस बताया है। टाइप्स ऑफ शेयर्स के अंदर दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, और उनके क्या डिफरेंसेस है वो बताया है। तो टाइप्स ऑफ शेयर्स के बाद में अब हम समझ लेते हैं एक बार टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल या क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। उसके बाद हम इन दोनों को बुक से भी पढ़ लेंगे, ठीक है, तो बेहतर समझ में आएगा। तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल या क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल को भी मैं आपको एक चार्ट से समझा देता हूं, तो बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट जो कैपिटल होती है हमारी, वो होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये वो कैपिटल होती है जिसे कंपनी अपनी लाइफ में इशू कर सकती है। ये कंपनी के जो एओए और एमओए होती है वहां लिखी हुई होती है, और जब प्रोस्पेक्टस बना रहे होते हैं, एओए और एमओए बना रहे होते हैं, तो उसमें लिखी हुई होती है कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ में इतने शेयर्स इशू कर सकती है। जैसे 1 करोड़ शेयर इशू कर सकती है, और एक शेयर 100 रुपए का है, तो 100 करोड़ रुपए के शेयर्स इशू कर सकती है। तो 100 करोड़ क्या हो गया, ये शेयर कैपिटल हो गई। इससे ज्यादा कंपनी अपनी पूरी लाइफ में पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकती। हाँ, बाद में उसको स्पेशल रेजोल्यूशन द्वारा चेंज किया जा सकता है, लेकिन अभी आप इतना ही समझिए। तो मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं कि हमारी ऑथोराइज कैपिटल का मतलब हो गया, एक ही चीज याद रखिए, लाइफ ऑफ अ कंपनी, वो कैपिटल जो अपनी कंपनी अपनी पूरी लाइफ में इशू कर सकती है। और एग्जांपल के लिए, मैं सिंपल रखने के लिए आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल के लिए कंपनी जो है 1 लाख शेयर इशू कर सकती है अपनी पूरी लाइफ में, और एक शेयर है 10 रुपए का, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, 10 लाख रुपीज हो गई। मैं सिंपल रख रहा हूं, इसका जो एक्चुअल लॉ लैंग्वेज है वो तो मैं आपको बुक से ही पढ़ा दूंगा, लेकिन अपन को तो सिंपली पहले समझना है ना। ओके जी, फिर आती है ऑथोराइज्ड के बाद में नेक्स्ट हमारी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, अब ये क्या है, ये है पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये ऑथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट है which can be issued to public। ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जिसे कंपनी पब्लिक में इशू करना चाहती है, या पब्लिक को इनवाइट करना चाहती है कि इतने शेयर हमारे आप खरीद लो, या जिसके लिए आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आ रही है। तो फॉर एग्जांपल के लिए क्या हो सर, 1 लाख पूरे के पूरे इशू कर दे तो पूरे 1 लाख हो गए।
मैं आपको समझाने के लिए यहां पर कर लेता हूं भाई, कंपनी जो है 1 लाख शेयर है, कंपनी के पास टोटल इशू कर सकती है 10 रुपए का, 10 लाख रुपए अपनी पूरी लाइफ में पब्लिक से ले सकती है, लेकिन अभी जो है कंपनी ओनली 80,000 शेयर इशू कर रही है एट द रेट 10 रुपीज ईच। तो कंपनी को अभी कितने रुपए की जरूरत है? 8 लाख रुपए की जरूरत है। तो पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये क्या हो गया? इशूड कैपिटल। नेक्स्ट आता है आपका इशूड के बाद में सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अब ये क्या होता है समझना। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है? पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। देखो ऑथोराइज कैपिटल समझ में आ गया, इशूड कैपिटल इसका पार्ट है, सब्सक्राइब कैपिटल इसका पार्ट है, ऐसे चलेंगे। तो पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक या इन्वेस्टर्स। भाई हम 80,000 शेयर्स इशू करना चाहते हैं, हो सकता है पूरे के पूरे पब्लिक 80,000 शेयर्स इस के लिए अप्लाई कर दे, सब्सक्राइब कर ले उसको, भाई हाँ हम 80,000 शेयर्स इशू करना चाहते हैं कंपनी, और पब्लिक भी 80,000 शेयर्स खरीदने के लिए रेडी हो। तो उस केस में तो हमारा जितना इशूड कैपिटल होगा उतना का उतना हमारा क्या हो जाएगा? सब्सक्राइब कैपिटल। तो ऐसा हो सकता है भाई 80,000 हम इशू करना चाहते हैं, पब्लिक ने भी 80,000 खरीदने के लिए राजी है, तो हमारा इशूड और सब्सक्राइब्ड क्या हो गया? सेम। लेकिन अगर पब्लिक 80,000 पूरे अप्लाई ना करें, खरीदे ना, सब्सक्राइब ना करें, उससे कम करें, तो याद है ना वो 90% वाला सेबी वाला रूल लागू हो जाएगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% तो होना ही चाहिए। तो उस केस में हो सकता है 80 से कम भी हो। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा देता हूं। पब्लिक ने 75,000 शेयर्स जो है सब्सक्राइब कर लिए। अब 80,000 का अगर आप 90% करोगे तो वो आएगा 72,000। तो कम से कम 72,000 सब्सक्राइब होना चाहिए, तब कंपनी शेयर इशू कर सकती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन पूरी हो जाएगी। बट यहाँ तो 75,000 है तो बिल्कुल पूरी हो रही है। तो यहाँ पर एट द रेट 10 ईच, तो 7,50,000। सिंपल मोटा मोटी देखूं, कंपनी अपनी पूरी लाइफ में 1 लाख शेयर इशू कर सकती है, 10 रुपए का 10 लाख रुपए कैपिटल रेज कर सकती है। अभी 80,000 शेयर इशू करके 8 लाख रुपए मांग रही है, लेकिन लोगों ने केवल 75,000 शेयर खरीदे, तो कंपनी के पास 7.5 लाख रुपए आए। तो ये हो गया आपका ऑथराइज, इशूड एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट आता है हमारा फिर कॉल्ड अप कैपिटल। क्या आता है? कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कैपिटल। अब ये क्या होता है? अब ये किसका पार्ट होगा? पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जैसे इसका थर्ड वाले का, विच इज कॉल्ड अप बाय कंपनी। कॉल्ड अप मतलब मांगना। भाई हम जो अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि भैया ये टोटल 75,000 शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है, तो 7,50,000 रुपए आएंगे, वो भी ठीक है। बट क्या ये 10 रुपीज जो फेस वैल्यू हम एक साथ मंगा रहे हैं? नहीं, हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे कुछ मंगा रहे हैं, तो अलॉटमेंट पे कुछ मंगा रहे हैं, है ना। तो वो हमने क्या किया, 3 रुपए एप्लीकेशन पे मंगा लिए, 4 रुपए अलॉटमेंट पे मंगा लिए, लेकिन फर्स्ट कॉल अभी तक हमने मंगाई नहीं है, नॉट ड्यू। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की? 3 रुपए की, नॉट ड्यू, नॉट ड्यू। तो अभी आपका कॉल्ड अप कितना हुआ? 7 रुपए। अब कोई बोले सर अगर 3 रुपए भी मंगा लेते तो 10 रुपए पूरे कॉल्ड अप हो जाते, तो उस केस में हमारी जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो भी 7.5 लाख हो जाती और कॉल्ड अप कैपिटल भी 7.5 लाख रुपए हो जाती। बट अगर हम कॉल्ड अप कितना कर रहे हैं? केवल 7 रुपीज, क्योंकि फाइनल कॉल अभी तक ड्यू ही नहीं हुई, डेट ही नहीं है, अब मांगेंगे हम। तो उस केस में हमारी कॉल्ड अप कितनी हो जाएगी? 7 रुपए। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा? 75,000 मल्टीप्लाई बाय 7 रुपीज, ये हमारी कॉल्ड अप होगी। और अगर 10 रुपए पूरे मंगा लेते तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज हो जाता। तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 7 करूंगा तो यहां आएगा 5,25,000। क्यों 7.5 पूरे क्यों नहीं आए? क्योंकि फाइनल कॉल बाकी है। तो कॉल्ड अप हो सकता है पूरी की पूरी मंगा ली हो तो 7.5 हो जाते, है ना। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेते, लेकिन 7 रुपीज मंगा रहे हैं तो ओके। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए डिफरेंस जानबूझ के क्रिएट कर रहा हूं, ओके। तो ये हो गई कॉल्ड अप। अब आती है हमारी पेड अप, ठीक है। नेक्स्ट पेड अप कैपिटल, 5th नंबर, पेड अप कैपिटल। अब ये पेड अप कैपिटल क्या होती है? पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, ये इसका पार्ट हो जाएगी। कॉल्ड अप कैपिटल
विच इज पेड बाय इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स। मतलब क्या हुआ सर इसका? देखो हमने क्या किया, 75,000 शेयर्स जो है वो उसके ऊपर हमने कॉल्ड अप कितना किया, 7 रुपए अभी तक, क्योंकि फाइनल कॉल बाकी है। तो हमारे पास में टोटल पैसे कितने आने चाहिए, 5,25,000 रुपए। अब अगर सभी व्यक्तियों ने, एप्लीकेशन तो सबने ही पे कर दी, अलॉटमेंट भी सभी लोगों ने पे कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही हो गई हमारी 525 क्या पेड अप। बट अगर कोई एक बदमाश निकल जाए और उससे हमने अलॉटमेंट मांगा और उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया, तो उस केस में जो कॉल्स इन एरियर होता है वो लेस हो जाता है। और मैं मान लेता हूं कि एक बंदा है जिसने आपका अलॉटमेंट पेड नहीं किया, अलॉटमेंट नॉट पेड, क्योंकि 75,000 पूरे के पूरे किसी एक बंदे ने शेयर थोड़ी परचेज किए, किसी ने 100 किए होंगे, किसी ने 500, किसी ने 400, किसी ने 300। तो एक बंदा है जिसके पास 1000 शेयर है, उसने क्या किया, एप्लीकेशन तो पे कर दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने अलॉटमेंट जो मांगा था वो पे नहीं किया, 4 रुपए। हाँ, जो कॉल्स मनी है वो तो अभी तक मांगी ही नहीं है। ओके, तो यहां पर 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इस बंदे ने अलॉटमेंट के 4,000 रुपए पे नहीं किए। तो इस केस में हमारी जो पेड अप कैपिटल है वो कितनी हो जाएगी, 521। सर अगर उसने पे कर दिए होते तो ये हो जाती 525, अगर पूरे पैसे मांग लिए होते तो 750 हो जाता। समझ में आया? मैं डिफरेंस जानबूझ के क्रिएट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऑथोराइज्ड क्या है, इशूड क्या है, सब्सक्राइब्ड क्या है, कॉल्ड अप क्या है और पेड अप क्या है। इसको PUSC बोलते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल। आगे बहुत काम आएगा ये। ओके ठीक, तो ये मोटा मोटी आपके टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हो गए। एक आधा और होता है, वो होता है आपका रिजर्व कैपिटल। वो रिजर्व कैपिटल वो होती है जो कंपनी बोलती है कि भैया टोटल 10 रुपए मांगने हैं ना, हाँ इसमें मैंने 9 रुपए मांग लिए, कुछ अलॉटमेंट में मांग लिए, एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, लेकिन 1 रुपया जो है वो मैं कब मांगूंगी, शेयर होल्डर से जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा। वाइंडिंग अप का मतलब जब कंपनी खत्म होगी तभी मांगूंगा, और कंपनी कब बंद होगी वो पता नहीं, तो उसको रिजर्व कैपिटल भी बोलते हैं। ओके ठीक है, तो ये वाले जो नोट्स है ना वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। जो भी मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखता हूँ वो उसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट अगर आपको केवल ये नोट्स नहीं चाहिए, आपको तो जो मेरी बुक है वो भी चाहिए, जिसका मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था, ये बुक भी चाहिए, आपको डिटेल में क्वेश्चंस चाहिए, आपको लाइव क्लासेस चाहिए, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए पूरा का पूरा, तो आप हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हैं। पेड कोर्स हमारा ऐप पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी। वहां पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी न्यू लाइव बैच स्टार्ट हुआ है, आप चाहे तो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और उसमें अभी डिस्काउंट भी चल रहा है 20%, और डिस्काउंट का जो कूपन कोड है वो मैं आपको बता देता हूं, वो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 20% ऑफ हो जाएगा। कूपन कोड है CWG20, ये लिख देना तो 20% आपका कम हो जाएगा। ओके जी, आइए अब मैं बुक में से आपको बताता हूं कि कहाँ ये इंट्रोडक्शन है भी, क्या होता है क्या नहीं होता है, डेफिनेशन दे रखी है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ये शेयर्स कैपिटल की डेफिनेशन है, ये रहा देखो, कंपोनेंट्स ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, वो है। ठीक है, अब यहां पर आइए देखो, टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि शेयर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। क्या बताया? एक होते हैं इक्विटी शेयर्स। ये बुक है ना वैसी नहीं है कि बस लिखे जा रहे हो, ऐसी बुक ही नहीं है, बहुत सिंपल बुक है, पढ़ते ही समझ में आएगा। मतलब भर भर के नहीं डाला हुआ है, जो काम की चीज़ है वो डाली हुई है, और कुछ मिस भी नहीं हो उसका पूरा ध्यान रखा गया है। ओके, तो डेफिनेशन देखिए, रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी एंड एंटायर शेयर होल्डर टू वोट आर जनरल मीटिंग एंड रिसीव डिविडेंड्स। देखो क्या बोला, जनरल मीटिंग के अंदर क्या कर सकते हैं वो शेयर्स होल्डर्स जो वोट कर सकते हैं, कहां पर? जनरल मीटिंग के अंदर, AGM के अंदर, और जिनको डिविडेंड मिलेगा, ये होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। वोटिंग राइट होता है, देखो फीचर क्या है, डिविडेंड बेस्ड ऑन प्रॉफिट। देखो फिक्स नहीं है, डिविडेंड किसके ऊपर बेस्ड है? प्रॉफिट के ऊपर। ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट तो कम डिविडेंड। रेजिडुअल क्लेम ऑन एसेट ड्यूरिंग द लिक्विडेशन, जब भी लिक्विडेशन होगा तो कंपनी के एसेट पर ये क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी इनकी है ना, सबको पेमेंट करने के बाद में जो बचेगा वो इनका होगा। अब प्रेफरेंस शेयर्स को देखिए,
प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रोवाइड शेयर होल्डर विथ प्रेफरेंशियल राइट। इनको प्रेफरेंशियल राइट होता है। क्या? एजीएम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोट नहीं दे सकते, लेकिन एक अधिकार होता है जिसको पूर्वाधिकार बोलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको इनकी कैपिटल का पेमेंट मिलेगा। प्रेफरेंशियल राइट ओवर किसके ऊपर? इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर। कंसर्निंग डिविडेंड एंड एसेट डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड मतलब पहले इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको डिविडेंड पे किया जाएगा, एंड जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो एसेट्स में से सबसे पहले इनको इनकी कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा। ओके, देखो फिक्स डिविडेंड रेट होती है, प्रायोरिटी होती है डिविडेंड की, और पेमेंट ड्यूरिंग द लिक्विडेशन यानी कि वाइंडिंग अप। जनरली नो वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट नहीं होता है। ओके जी, इसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ शेयर्स कैपिटल। अब ये देखो यहां पर एक तो होती है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। इस ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का एक और नाम है क्या? रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं इसको। ओके जी, हाँ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इशू एज स्पेसिफिक इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए बनाते टाइम जो कैपिटल का अमाउंट लिख दिया है, जो कंपनी मैक्सिमम इशू कर सकती है पब्लिक के अंदर शेयर और कैपिटल रेज कर सकती है, जैसा समझाया वैसा ही लिखा हुआ है ना। ओके जी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसके कंपनी मतलब कंपनीज एक्ट 2013 इस पे लगता है, तो उसके हिसाब से आप इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते। अगर करोगे तो आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता है, एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट आ गया आपका इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है? द पोर्शन ऑफ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का वो पोर्शन जिसे कंपनी इशू कर रही है, शेयर होल्डर को ऑफर कर रही है कि ये शेयर खरीद लो। ओके जी। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, द पोर्शन ऑफ issued share capital that has been agreed to purchased by shareholder। जिन कैपिटल को इशू करना चाहते हैं उसमें जितना पब्लिक ने परचेज कर लिया है वो हो गया आपका सब्सक्राइब कैपिटल। देखो कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ इशू शेयर कैपिटल दैट कंपनी हैज कॉल्ड फॉर पेमेंट। मतलब जो जो पैसा मंगा लिया है, ये मैंने यहां लिख दिया, बाकी ये कॉल्ड अप जो है पेड अप से पहले आता है। 4th नंबर पे कॉल्ड अप होगा, 5th नंबर पे पेड अप होगा। पेड अप क्या होगा? जो एक्चुअली अमाउंट कंपनी ने रिसीव कर लिया है। ओके, जो कॉल्स इन एरियर है वो क्या हो जाते हैं? लेस हो जाते हैं। अनकॉल्ड अप का मतलब हो गया जैसे वो 3 रुपए मंगाए नहीं ना हमने लास्ट में, वो अनकॉल्ड अप हो गया। और ऐसा पैसा जो हम रिजर्व कंपनी के वाइंडिंग अप पे मंगाएंगे वो रिजर्व कैपिटल हो गई। तो इस बुक के अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। क्या ये बुक पेपर बैक में अवेलेबल है? मतलब क्या ये मार्केट में बुक अवेलेबल है? नहीं, ये मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है, यानी कि बुक अभी तक प्रिंट नहीं हुई है। ये ओनली डिजिटली मैंने पूरी बनाई है। अब मैं किसी पब्लिकेशन हाउस को ढूंढ रहा हूं जो इस बुक को पब्लिश कर सके, उसके बाद हो सकता है मार्केट में भी अवेलेबल हो जाए। अभी इसमें टाइम लगेगा, है ना। तो अभी आपके तब तक तो एग्जाम ही हो जाएंगे जब तक ये मार्केट में आएगी। इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है और ये कोर्स के साथ में मिलती है। जो बच्चा पेड कोर्स लेगा उसी को मिलेगी। हाँ, जो YouTube पे पढ़ रहा है वो इस तरीके से जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ लें, और जो मैं बोर्ड पर लिखाता हूँ इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मिल सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो है शेयर्स इशू करना सीखेंगे प्रीमियम पर। आज के लिए इतना ही। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर्स कंटिन्यू लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।